नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम प्रखर श्रीवास्तव है। स्वागत करता हूं आप सभी का गुरु घंटाल में। दोस्तों, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस आर्टिकल 15 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आज हम भारत के संविधान का आर्टिकल 15 रिव्यू करने जा रहे हैं। इसके ऊपर एक मूवी भी बन चुकी है, आयुष्मान खुराना के द्वारा उसमें लीड एक्टर वो प्ले किए थे। आर्टिकल 15 है क्या? आर्टिकल 15 से हमें जानने को क्या मिलता है, एक एक कर आज इसके बारे में जानेंगे। इसको शुरू करने से पहले फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान के पिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 26 जनवरी 1950 को कुछ बातें कही थीं, जिसको लोगों ने इग्नोर कर दिया, मगर आज उस चीज़ का महत्व लोगों को समझ में आता है। 26 जनवरी 1950, जिस दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ, उस दिन फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक बात कही थी, वी आर गोइंग टू एंटर इनटू अ लाइफ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, कि हम कॉन्ट्राडिक्टरी लाइफ में एंटर करने जा रहे हैं। वी विल हैव इक्वालिटी इन पॉलिटिक्स, वी विल हैव इक्वालिटी। इन्होंने कहा कि हमारे पास पॉलिटिकल इक्वालिटी तो होगी, एंड इन सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ वी विल हैव इनइक्वालिटी, मगर सोशल और इकोनॉमिक लाइफ में हमारे पास इनइक्वालिटी होगी। अच्छा, उन्होंने ऐसा कहा क्यों? इस आर्टिकल के एंड तक आप इस चीज़ को समझ जाएंगे कि क्यों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि हम लोग एक कॉन्ट्राडिक्टरी लाइफ में एंटर करने जा रहे हैं। पॉलिटिकल इक्वालिटी तो होगी, मगर सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी नहीं होगी। और उन्होंने एक बात और बहुत ही इंपॉर्टेंट कही थी, जिस पर लोगों ने गौर नहीं किया उस दौर से लेकर अभी तक। वी मस्ट रिमूव दिस कॉन्ट्राडिक्शन एट द अर्लीस्ट पॉसिबल मोमेंट, कि जल्द से जल्द हमें ये कॉन्ट्राडिक्शन रिमूव करना होगा, अदरवाइज दिक्कतें होंगी। और हिंदुस्तान में लोगों ने इस चीज़ पर गौर नहीं किया, नेताओं ने इस चीज़ पर गौर नहीं किया, पार्लियामेंट ने इस चीज़ पर गौर नहीं किया, जिस कारण की वजह से आज भी कॉन्ट्राडिक्शन उठता है। अब मैं आपको बताता हूँ आर्टिकल 15 है क्या। आर्टिकल 15 कहता है, इट स्टेट्स दैट द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड ओनली ऑफ कास्ट, रिलीजन, सेक्स, रेस एंड प्लेस ऑफ बर्थ। आर्टिकल 15 कहता है कि जो स्टेट है, जिसके बारे में आर्टिकल 12 में डेफिनीशन है, मेनली हम लोग कहते हैं स्टेट मतलब सरकार, जो गवर्नमेंट जिस चीज़ को कंट्रोल करती है, दैट द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट, स्टेट किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती, किसी इंसान को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती। किन आधारों पर? ओनली, ये वर्ड बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड है, ओनली ऑफ कास्ट, रिलीजन, सेक्स, रेस एंड प्लेस ऑफ बर्थ। इन 5 आधारों पर, सिर्फ और सिर्फ, ओनली का मतलब होता है सिर्फ, सिर्फ इन 5 आधारों पर स्टेट किसी इंसान का शोषण नहीं कर सकती, उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती। वो 5 आधार कौन कौन से हैं? उसकी जाति, उसका धर्म, उसका सेक्स, उसका रेस और उसका प्लेस ऑफ बर्थ। लेकिन एक सवाल है कि अगर कोई 6वां पैरामीटर हो जिस पर डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल हो, तो क्या उसको चैलेंज किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में? क्योंकि अगर आपका फंडामेंटल राइट ब्रीच होता है तो आर्टिकल 32 के अंडर आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाकर गुहार लगा सकते हैं, और आर्टिकल 226 के अंडर जाकर आप हाई कोर्ट में गुहार लगा सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि यहां पर एक टर्म लिखा है ओनली, सिर्फ और सिर्फ इन 5 आधारों पर स्टेट इंसान को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती, नागरिकों को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती। तो अगर कोई 6वां टर्म आ जाए तो उस पर डिस्क्रिमिनेशन हो, तो क्या उस पर रोक लगाया जा सकता है? क्या उसे फंडामेंटल राइट का हनन माना जाएगा? क्योंकि वो तो कहीं मेंशन है ही नहीं भारत के संविधान में। वो 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां कुछ भी हो सकता है। द यूज ऑफ वर्ड ओनली मीन्स दैट डिस्क्रिमिनेशन, सॉरी ये वर्ड है, ये वर्ड ओनली मीन्स दैट द डिस्क्रिमिनेशन ऑन अदर ग्राउंड्स इज नॉट प्रोहिबिटेड, कि ये ओनली वर्ड कॉन्ट्राडिक्टरी है। बस यही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहना चाहते थे कि ये जो ओनली वर्ड है ये कॉन्ट्राडिक्टरी है। इससे कई सारी बातें निकल कर आएंगी, और इतनी सारी बातें निकल कर आएंगी कि कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। आगे इस आर्टिकल में कहा जाता है, इस आर्टिकल का जो सेकंड प्रोविजन है वो कहता है, नो सिटीजन शैल बी सब्जेक्टेड टू एनी डिसेबिलिटी, लाइबिलिटी, रिस्ट्रिक्शन
or condition on grounds of any religion, caste, race, sex, place of birth, with that to access to shops, public restaurants, hotels and places of public entertainment, the use of wells, tanks, bathing ghats, roads and places of public resorts maintained wholly or partly by state funds or dedicated to the use of the general public. सेकेंड प्रोविजन आर्टिकल 15 का ये कहता है कि किसी भी नागरिक को उसके रिलीजन, कास्ट, रेस, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर, ठीक है, किसी शॉप में घुसने से रोका नहीं जा सकता, किसी पब्लिक रेस्टोरेंट में घुसने से नहीं रोका जा सकता, होटल, प्लेसेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट में घुसने से नहीं रोका जा सकता। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई शॉप है, वो किसी हिंदू की शॉप है, कोई मुसलमान एंटर करना चाहता है, मना कर दिया गया, ये पॉसिबल नहीं है, ये मना कर दिया गया, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो यही कहा गया कि डिस्क्रिमिनेशन इन पांचों आधारों पर किसी इंसान को कुएं का इस्तेमाल करने से नहीं रोका जा सकता। ऐसा नहीं है ना कि कोई कुआं होगा तो कहा जाएगा कि इस कुएं में से ब्राह्मण नहाएगा या इस कुएं का पानी से ब्राह्मण निकालेगा। कोई तालाब है, ठीक है, आप तालाब पे तो सबका हक है, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो। तो ऐसा नहीं है कि किसी के रिलीजन, कास्ट, रेस, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर उसको डिस्क्रिमिनेट किया जाए, उसको इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करने से रोका जाए। और ख़ासकर ऐसी चीज़ें जिनको पूरी तरह या आधे अधूरी तरह सरकार फंड करती हो। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई कुआं है, वो सरकार ने बनाया है, होली और पार्टली, ठीक है, या पब्लिक, जनरल पब्लिक की चीज़ें की जो चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल करने से आप किसी इंसान को रोक नहीं सकते, ठीक है, नहीं रोक सकते। अब सड़क है, सड़क पर तो गाड़ी दौड़ेगी, तो ऐसा नहीं है ना कि ये सड़क सिर्फ हिंदू के लिए है या ये सड़क सिर्फ उसके लिए है, उसका नाम क्या कहते हैं, ब्राह्मण के लिए है, शूद्र के लिए नहीं है। सड़क सबकी है, सड़क सरकार ने बनाई है। तो इन पांचों आधार पर नहीं रोका जा सकता। लेकिन फिर वही बात, छठवां आधार तो हो सकता है ना, छठवां आधार हो सकता है। तो दोस्तों ये थे आर्टिकल 15 के वो दो प्रोविजंस। आगे मैं आपको बताता हूं, लेकिन इसमें 3 एक्सेप्शंस भी हैं, क्योंकि कोई भी फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट नहीं है। वो 3 एक्सेप्शंस कौन सा है कि द स्टेट इज परमिटेड टू मेक एनी स्पेशल प्रोविजंस टू वुमेन एंड चिल्ड्रन, फॉर एग्जांपल रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वुमेन इन द लोकल बॉडीज एंड प्रोविजंस ऑफ फ्री एजुकेशन टू चिल्ड्रन। अभी हम लोगों ने आर्टिकल 15 में क्या बात की कि नागरिक, जो हिंदुस्तान का नागरिक है, चाहे वो मर्द है, औरत है या छोटा बच्चा है, कोई भी है, उनके बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता, जेंडर के आधार पर, कास्ट के आधार पर, रिलीजन के आधार पर। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन कहता है कि स्टेट चाहे तो महिलाओं और बच्चों के लिए उनके लिए एक तरह का स्पेशल प्रोविज़न बनाया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप लोकल पंचायत में जाएंगे तो लोकल पंचायत में औरतों को 33% रिजर्वेशन दिया गया, ठीक है। इसके अलावा जो फ्री एजुकेशन बच्चों को दी जाती है वो भी एक तरह का प्रोविज़न है। तो ये एक एक्सेप्शन कहलाया। दूसरा एक्सेप्शन क्या है, द स्टेट इज फ्री टू मेक स्पेशल अरेंजमेंट्स फॉर सोशल एंड एजुकेशनली बैकवर्ड पीपल्स और फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब, फॉर एग्जाम्पल रिजर्वेशन ऑफ सीट्स और फ्री कंसेशंस इन द पब्लिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। सरकार उन जातियों के लिए जो कि एजुकेशनली बैकवर्ड है या जो सोशली बैकवर्ड है उनके लिए रिजर्वेशन घोषित कर सकती है। रिजर्वेशन हमारे हिंदुस्तान में है ही है, ठीक है, सीटों पर रिजर्वेशन तो है ही है, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम आप देंगे आपको रिजर्वेशन मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा जो भी पब्लिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है वहाँ पर इन जाति के लोगों को फ्री एक्सेस मिल सकता है। तो अब एक सवाल उठता है कि आपने आर्टिकल 15 की हेडिंग में साफ साफ लिख दिया कि आप जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, भेदभाव नहीं करेंगे। लेकिन अगर देखा जाए तो ये भी तो एक तरह का भेदभाव ही माना जाएगा। क्यों? क्योंकि या तो आप कहो कि ये एब्सोल्यूट है जो आपने आर्टिकल नंबर 15 में लिखा है, लेकिन जब हिंदुस्तान में रिजर्वेशन मिला,
जब हिंदुस्तान में रिजर्वेशन मिला तब ये बात क्लियर हो गई, एब्सोल्यूट नहीं है। इनमें भी कई सारे एक्सेप्शन निकल कर आएंगे, क्योंकि शुरू में कह देना कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, बाद में रिजर्वेशन दे देना, तो ये भी तो एक तरह का डिस्क्रिमिनेशन है। जब 1991 में मंडल कमीशन की वजह से रिजर्वेशन लगा था उनके रिपोर्ट के आधार पर, तब कहीं ना कहीं जनरल के लोगों को ये लगा था, जो जनरल कैंडिडेट हैं, जनरल जाति के हैं, कि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। और तीसरा है, स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी एंड एजुकेशनली बैकवर्ड सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी और फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। फॉर एग्जाम्पल, प्रोविजंस रिगार्डिंग एडमिशन इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन द प्राइवेट इंस्टीट्यूट वेदर एडेड और अनएडेड बाय द स्टेट। सरकार रिजर्वेशन प्रोवाइड करती है, ठीक है, सरकार सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए सोशली बैकवर्ड और एजुकेशनली बैकवर्ड लोगों को रिजर्वेशन देती है, ठीक है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में इनको स्कॉलरशिप वगैरह दी जाती है। तो कहीं ना कहीं ये एक तरह का एक्सेप्शन निकल कर आता है, जो ये कहता है कि आर्टिकल 15 पूरी तरह एब्सोल्यूट नहीं है। तो उम्मीद है आर्टिकल नंबर 15 आप लोगों के समझ में आया होगा, ठीक है, कि ये एक एब्सोल्यूट नहीं है। और क्यों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि ये एक कॉन्ट्राडिक्टरी, मतलब ये क्या, अगर देखा जाए तो बहुत सारे आर्टिकल कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, कोई एब्सोल्यूट नहीं है। और ये कॉन्ट्राडिक्शन जितना जल्दी से जल्दी खत्म हो सके उतना बेहतर है। अदरवाइज इंडिया में कभी भी सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी आप इमेजिन नहीं कर सकते। तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए, गुरु घंटाल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। लग गया।